अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बानी पीटीआई ने 28 सितंबर को एक जलसा करना था पीटीआई ने, जो कि कैंसिल हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि अब जलसा नहीं, एहतजाज किया जाएगा। कल रऊफ़ हसन साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आज बानी पीटीआई ने इस चीज़ की भी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि 8 सितंबर के जलसे में क्लियर तौर पर बता दिया गया था कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं की जाएगी। इस पर आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे और आज हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि आखिर किस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस का फैसला मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो उन्होंने दिया था कि जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई को दे दी जाएं, उस पर अमल किया जाए, या फिर पार्लियामेंट ने जो तरमीम की है इलेक्शन एक्ट में उसके मुताबिक फैसला किया जाए। तो इस पर जो है उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमारी मुआवनत की जाए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज का जो है वो मंजूरी दे दी है। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हम प्रोग्राम में बात करेंगे लबनान से इजराइल की जानिब मिसाइल फायर किए गए हैं, जिसकी इजरायली जो मीडिया है उसने भी तस्दीक कर दी है, और तकरीबन 45 मिसाइल फायर किए हैं लबनान ने इजराइल पर। इस पर भी आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब ले, बानी पीटीआई ने 28 सितंबर के जलसे का कहा था, हम सब ने सुना, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि 28 सितंबर का जलसा नहीं करेंगे, अब एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये स्टेप बैक किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा हमें इसकी बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। पहली बात तो ये है कि लाहौर का जलसा जो है, जिसका बहुत फैनफेयर था, जिसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट की थी, और ये था कि जी पूरी कौम उबल पड़ेगी, पूरा KPK जो है वो वहाँ से हैवी मशीनरी समेत हैवी गाड़ियों के 1122 की गाड़ियों के साथ एक तरीके से, यानी जो उनके मुखालफिन हैं वो ये कह रहे थे कि जी वो लाहौर पर हमला आवर होने आ रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि लाहौर के जलसे का क्या हुआ। ये सारी बातें ठीक है कि उनको वेन्यू कोई और दे दिया गया, लाहौर से बाहर भेज दिया गया, उनको लाहौर में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, इस्लामाबाद में जाने की इजाज़त दी, लेकिन उनके सारे रास्ते मेन हाईवेज खुले हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ना ये किसी की प्रोजेक्शन है, जो फैक्ट है उसको स्टेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े फैनफेयर के साथ उन्होंने आगाज़ करना था अपने सफ़र का, फ्रॉम स्वाबी टू लाहौर। पहले पेशावर टू स्वाबी एंड देन स्वाबी टू लाहौर। फिर क्या हुआ, वो हमने सबने देखा कि वो जो लोग इकट्ठे होने थे उनको टाइम ही दिया गया था 1 बजे का, कि 1 बजे आप इकट्ठे हों, मैं वहाँ आऊँगा, फिर उसके बाद मैं जलसे से खिताब करूँगा, फिर उसके बाद हम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। तो जब जलसे का टाइम 3 से 7 बजे तक मुकर्रर था, तो फिर 1 बजे स्वाबी में जलसा करने की लॉजिक समझ में नहीं आई। अगर आपने चलना है, 5 घंटे की ड्राइव है, तो आप टाइम से चलें वहाँ अगर आपने आना है। और फिर हमने देखा कि वो आए तो वो अकेले अपने चंद साथियों के साथ लाहौर में तशरीफ़ लाए। और लाहौर में तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने जो कुछ किया वो हमने देख लिया, वो सबके सामने है, वीडियोज़ उसकी चल चुकी हैं कि वो टोल प्लाजा के ऊपर एक ट्रक खड़ा था, किस तरीके से चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो कलाशनकॉफ लेके उस के शीशे तोड़ रहा है, और किस तरीके से ड्राइवर पर तशद्दुद हो रहा है, वो सब कुछ हमने देखा। लेकिन वो जलसा गाह में वक्त से तशरीफ़ नहीं लाए। वो उस वक्त वहाँ पहुँचे जब सब लोग जा चुके थे, वहाँ से जलसा ख़त्म हो चुका था जी। फिर उन्होंने कहा देखो मैं आ गया हूँ, देखा मैंने कहा था मैं आऊँगा। तो वो उसके ऊपर फिर उनकी ठुकाई हुई बड़ी ठीक ठाक किस्म की, जब वो खान साहब से मिलने गए अडयाला जेल में। अच्छा। वहाँ जो इतनी ठुकाई हुई उसकी कि बाज़ गश्त उसकी बाहर तक सुनाई दी, लोगों को पता चल गया। जाहिर है बानी पीटीआई ने पूछा होगा कि भाई इतना कुछ तुम्हारे रिसोर्सेज थे, इतने तुमने बुलंदो बाद दावे किए थे, ये शो क्या किया तुमने? तो उसके ऊपर उनकी अब हमारी इतलात ये कहती हैं कि गंडापुर साहब ने उनके साथ आगे हाथ जोड़ दिए हैं कि खुदा के वास्ते आपने मुझे, मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ, आपने मुझे इस्तिजाजी सियासत के अंदर घुसेड़ दिया है, डाल दिया है, तो मुझे आप बताएं कि मैं कैसे ये सारा कुछ अरेंज करूं। यानी देखिए हम ना अपने डायरेक्टर प्रोग्राम के साथ प्रोड्यूसर और आप, मैं याद है आपको, हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई ये मोबिलाइज़ करने पर आवाम को खर्चा कितना आता है। तो 1000 बंदों का हमने एस्टिमेट लगाया था, तो उसके लिए कोई 80 लाख रुपए चाहिए होता है 1000 लोग आने जाने के लिए। और जिस तरह आप कह रहे थे कि आप लाखों लोग लेके वहाँ से आएंगे, तो फिर ये खर्चा कौन देता, किसने देना था, कैसे होता पूरा, ये तो बात की बातें हैं।
लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि उन्होंने खान साहब को कहा है कि खुदा के लिए ये अजीम जिम्मेदारी मुझसे आप ले लें, मुझे सूबा चलाने दें, इसलिए कि अब मेरे पर तानाजनी हो रही है। मरियम भी जो है वो ये कह रही है कि जी आप जलसे जुलूस ज़रूर करें, लेकिन आप अपने सूबे के अवाम का भी तो हाल देख लें, क्या किया हुआ उन्होंने। सवाल उन्होंने पूछे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने लॉन्च किया हो, कोई आपने अस्पताल बना दिया हो, कोई यूनिवर्सिटी बना दी हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया हो, तो जवाब तो सबको मालूम है जो भी है। anyway, अच्छा बुखारी साहब, पीटीआई जिस तरह से कह रही थी कि हमने जलसे करने हैं, अब आगे जलसों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अब जिस तरह से 28 सितंबर का जलसा इन्होंने कैंसिल किया है और एहतजाज का है कि हम कर लेते हैं, तो क्या पीटीआई को भी यही लगता है कि हमारे पिछले जलसे इतने कामयाब नहीं हुए, हम इतना क्राउड नहीं लेकर आ सके, तो शायद इस वजह से देखिए इसकी वजूहात की अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो बात जो है काफ़ी दूर निकल जाएगी, फिर हमारे लिए वापसी मुमकिन नहीं होगी। मैं आपको एक हल्का सा हवाला दे देता हूँ। वर्कर जो है ना वो आपकी कॉल पे निकलता है, अपने लीडर की कॉल पे निकलता है, इसलिए कि लीडर उसके पीछे खड़ा होता है जी। जो 9 मई के एहतजाज की कॉल थी, हम उसको मान लेते हैं कि वो एहतजाज था, हमला नहीं था। उनके साथ आपने रवैया क्या इख्तियार किया? आपने कहा तो हमारे बंदे ही नहीं हैं। फिर आपने कहा ना सिर्फ ये कि हमारे बंदे नहीं है, तो एजेंसियों के बंदे हैं। हम कई बार बता चुके हैं आपको कि वो लोग जो गिरफ्तार हैं, मिलिट्री की कस्टडी में हैं, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ जब अदालत में पेश होती हैं तो कभी बाहर खड़े होकर सुनना चाहिए। साहिब दिल आदमी के लिए वो दिल खराश मंजर होता है जब वो अदालतों में अपने बच्चों, बेटियों, बहनों, भाइयों के लिए आती हैं। एक बात, लिहाजा लोग डिसअपॉइंट तो हुए हैं, जितना मर्जी एंथुसियाज्म हो किसी पार्टी के बारे में, लेकिन जब उन्हें मुड़ के देखें पीछे कोई नहीं खड़ा है, तो वर्कर चाहे नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे पीटीआई का हो, वो मायूस होता है। एक तो फैक्टर ये है। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब आप साहिब इख्तियार होते हैं, जब आप वज़ीर आज़म थे, उस वक्त लोगों का मोबिलाइज हो जाना, उस वक्त लोगों का बड़ी तादाद में जलसों में शरीक होना हमें समझ में आता है। और ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग हो, वो अगर जलसे करेगा सियासी, तो उसके अंदर मनूवरिंग करना आसान होता है। लेकिन जब आप अपोजिशन में हों और जब आप ख़ास तौर से जेल में हों और फिर आपको ये सब कुछ करना पड़े, तो उसके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम साहिबा ने उनको एक धमकी भी लगा दी है हल्की सी, कि देखें अगर आपने दोबारा गुंडागर्दी की इसी तरह की, तो फिर आप ये मत समझें कि आपके साथ रियायत होगी। तो ये इम्प्लाइडली उनको वार्न किया है कि भाई साहब ये जो ट्रकों के शीशे तोड़ने हैं, ड्राइवरों पर तशद्दुद करना, इससे ज़रा बाज रहे हैं आप। तो अब बिटवीन खान साहब और गंडापुर अल्टीमेटली क्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन बज़ाहिर एक बात वाज़ेह हो गई है कि अब गंडापुर साहब जो हैं, या तो उनकी मज़ीद शामत आएगी, जैसा कि पार्टी के अंदर काडर कह रहे हैं कि ये जो अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने वाली है, और अगले तो नाम भी दे रहे हैं। अगर आपको याद हो, अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ये जो आतिफ खान साहब थे, जो वो शकील साहब थे, उन्होंने तो बाकायदा कैंपेन की थी। हाँ जी। और जाके बानी पीटीआई को शिकायत भी लगाई थी। तो वो प्रेशर भी गंडापुर साहब के ऊपर मौजूद है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, अब आगे जनाब जो असल बात अली अमीन गंडापुर की छुट्टी तो नहीं हुई, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि राउफ हसन जो थे सेक्रेटरी इतलात थे पीटीआई के, वो मुस्ताफ़ी हो गए। वाह जी वाह वाह। देखिए बात यह है, जब आप एक बंदे को आज मैंडेट देंगे, लेकिन थिंक टैंक का कारकुन बना दिया उन्हें, और वो ऐलान कर दे जाके पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि जनाब हमें तो बानी पीटीआई ने कहा है कि आप नई विंडो खोलें एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने की। हाँ जी, ठीक है। वो यकीनी तौर पर उन्होंने एफर्ट की। उस मैसेज का मतलब ही ये था कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उन्हें फिर वही रेड झंडी दिखा दी गई कि नहीं जनाब, हम ना बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं, ना हम आपको एंटरटेन कर सकते हैं। आप हुकूमत के साथ मिलकर जो मर्जी करें, हम जो भी फैसला हुकूमत का होगा उसकी पाबंदी करेंगे। ये स्टेटेड पोजीशन है आज की अशराफिया की। अशराफिया कह लें आप या उसको इस्टेब्लिशमेंट, जो मर्जी नाम आप दे लें। तो उस बेचारे की हजीमत तो हुई है। यानी एक दिन बाद आपने उसको डिसोन कर दिया, आप कह रहे हैं उसको गलतफहमी हुई है। बानी पीटीआई के बारे में कोई नीचे डाउन द लाइन गलतफहमी का शिकार होने की जुर्रत रखता है? आप मान सकती हैं ये बात कि उन्होंने अपनी तरफ से कह दी थी ये कि जाके बात करें आप उनसे। इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम बात नहीं करना चाहते, तो आज फिर बानी पीटीआई ने कवर किया उस चीज़ को। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। इसकी दो चार यानी क्या कहते हैं इशारे जो है वो हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये बैक स्टेप लिया है या जो
अपने भाई साहब रऊफ़ हसन की गुफ्तगू को डिसोन किया है, डांट पिलाई है उनको, वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि तमाम तर कोशिशों के बाद जितनी आज तक हुई हैं, वो भाई साहब जो हैं हाफिज़ साहब, वो और उनकी हाफिज़ साहब एंड कंपनी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशंस विद यू। ठीक हो गया एक। दूसरी बात ये है कि उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पीटीआई जो है वो जाके फिर हाथ बांध के मौलाना के सामने खड़ी हो गई। हाँ जी। मौलाना के सामने खड़ी होने की दो वजूहत हैं। एक तो ये कि दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, और दूसरी बात ये कि वो ये समझते हैं कि मौलाना वाहद ऐसे लीडर हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। तवज्जो से सुने मेरी बात, यानी अगर उन्हें कोई जलसा करना है और उसमें मौलाना साथ हो जाए तो लोग तो आ जाएंगे। बिल्कुल। मगर मौलाना साहब जो है ना, जो उन्होंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई। उन्होंने उनको बताया कि देखिए एक बात यह है कि एक तो मैं आईनी अदालत के हक़ में हूँ, हम आईनी अदालत बनवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें हुकूमत की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। इसलिए मैं आपका इस तरह से तो साथ नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि जी देखें जनाब, ये मंसूर अली शाह का ख़त है, तो देखिए ना साहब, हमारी कोई तो मदद करें आप। ये भी फ्रस्ट्रेशन का एक दूसरा रंग है। देखिए वो मेरा ख्याल है हम यहीं बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है, आपका बानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इस मुल्क का। आप मुझे बताइए कभी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कभी सियासी जमातों का सब्जेक्ट रहती है? आप इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करें भाई, हु आर यू? आप मुझे बताएं ना। तो सवाल नहीं कर सकते कि एक अपकमिंग चीफ जस्टिस है, उसकी तैनाती कब हो रही है? यही कोशिश की थी जारी क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही कोशिश की थी ना हाफिज़ साहब की अपॉइंटमेंट रुकवाने की, जब वजीराबाद में जाके गोली चल गई थी। हाँ जी, याद है ना आपको? तो क्या हुआ फिर? रुक गई थी। तो देखिए जो फैसले किसी भी अदारे के अंदर होने वाले हैं उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अच्छा बुखारी साहब, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से पीटीआई हमने देखा बहुत पहले से इंटरेस्टेड नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में, ठीक है? अभी आपने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत इनके साथ करने में। अभी पीटीआई के लिए क्या सूटेबल है, किस किस्म के हालात पैदा किए जा सके कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकें? देखिए एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होनी ये एट द आउटसेट बता दिया था जब हलफ उठाने के बाद पहली तकरीर की थी हाफिज आसिम मुनीर साहब ने। आई होप वी शुड रिमेंबर दैट। जी जी, उनका वो यार अपोलिटिकल वो है या नहीं है इज इररिस्पेक्टिव, स्टेटेड पोजीशन ये है कि वी आर अपोलिटिकल, हम सियासी गुफ्तगू ना इंटरेस्ट रखते हैं ना हम करेंगे। उस पोजीशन के ऊपर वो आज तक खड़े हैं। ठीक है जी। एक बात तो ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ माइल होने की बजाय अगर अपना ये सारा वक्त जो आपने ज़ाया कर दिया है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करते तो शायद कोई नतीजा निकल आया होता। निकल सकता था फिर नतीजा अगर गवर्नमेंट से बात करते। क्यों नहीं निकला? क्या माजी में मिड टर्म इलेक्शंस नहीं हुए? क्या पॉलिटिकल क्यादत ने बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं साइन किया था? क्या आईनी अदालत के इशू के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं थी? बिल्कुल, पीटीआई को यकीनन इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके पास क्या मौजू ऑप्शन है और किन ऑप्शंस को उनको अवेल करना चाहिए। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है उनके मुताबिक यही आज बानी पीटीआई ने क्लियर कर दिया कि 28 सितंबर को कोई जलसा नहीं होगा बल्कि एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर दायर की है और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसको फ़ौक़ियत दें या फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। बुखारी साहब, अब इलेक्शन कमीशन ने जो नई दरख्वास्त दायर की है इसके मुताबिक क्या लगता है आगे क्या हालात बनने जा रहे हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत, या हुकूमत की बजाय पार्लियामेंट कह लें, इनके बीच इस इशू को लेकर रस्साकशी तो बड़ी देर से चल रही है। हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं उसके ऊपर। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट बज़िद है कि उनके उस फैसले पर मनो अमल किया जाए, 8-5 का फैसला जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल जिसको हमने कहा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इन दोनों के बीच, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच सैंडविच्ड है। ठीक है जी। उनकी वो है कि द डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं तो हुकूमत की तरफ से मार पड़ेगी, अगर हुकूमत की बात मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके गले आई हुई है। ठीक है। लेकिन उन्हें इस सूरत हाल को डील तो करना है, लिहाजा उन्होंने एक ख़त लिख दिया है फिर ताज़ा, जिसका हम जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि देखिए स्टेटेड सूरत हाल ये है
कि आपने जो फैसला किया था उसका माना जाने वाला हिस्सा तो हमने फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है। यानी 39 लोगों के उन्होंने लेटर्स इशू कर दिए थे, नोटिफिकेशंस। हाँ जी। ठीक हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपका फैसला था उसका हाँ। बड़ा एक हिस्सा तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। 39 का हमने क्लियर कर जो दिया। बाकी 41 है उस बीच में दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ये कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया है जी, और दूसरा ये कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने हमें खत लिख दिया है। जो एक्ट पास हुआ है उसके बीच लिखा हुआ है कि इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट, यानी इसका इतलाक माक माजी से होगा। ठीक है। वो कहते हैं कि हमें ये फरमाइए कि हम आपकी बात माने या हम कानून को देखें। क्या आपके पास आइन से मावरा कोई फैसला करने का हक है? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आइन मौजूद है तो उसकी कोई और तावील जो है वो जस्टिफाई नहीं होती। आपने जो फैसला किया उसके अंदर आपने ना आइन को देखा, ना आपने उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल थी उसको देखा। उस फैसले को कंट्रोवर्शियल मैंने नहीं बनाया है, वो जब से जारी हुआ है तब से कंट्रोवर्शियल है। 2 महीने ज़ाया कर दिए आपने उसका तफसीली फैसला लिखने में। उससे नुकसान क्या होता है कि जिन्होंने रिएक्ट करके उस पर अपील करनी है, जिन्होंने नए कानून की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना है, वो सब कुछ लटक के रह जाता है। लिहाजा आप हमें मशवरा दें, असीकी करिए। ये असीकी करिए जो सूरत हाल है जी, ये किसी न किसी मंतकी इंजाम को पहुंचे बगैर अब वापस नहीं होगी। देखिए, जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसके तहत आप अपना हल्फ चेंज नहीं कर सकते जी। आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी एफिलिएशन बतानी है। सुप्रीम कोर्ट को किसने कहा कि 15 दिन के अंदर बतानी है? कहाँ लिखा है ये? कौन से आइन के तहत आप ये कह रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन की हमें सूरत हाल समझ में आ गई कि वो ये चाहते हैं कि हम बजाय इसके कि हम बीच में फंसें, हमें सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह तौर पे बता दे कि क्या करना है, जबकि आइन मौजूद है। जिस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल, उसके ऊपर किसी की मर्जी, किसी की विश, किसी का फैसला एप्लीकेबल नहीं है। देयरफॉर द सूनर द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट इस खत का जवाब दे दे, या हुकूमत जो है वो हतमी तौर पर ऐलान कर दे कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, साडा तो फैसला है और यही इंप्लीमेंट होगा। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट से नो टू द गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीज़ आइन में मौजूद है उससे आप उसको राह फरार इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दे सकते। बुखारी साहब, इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने आइन का रेफरेंस दिया है ना दरखास्त में कि ये हमारा आइन में जो नई तरमीम की गई है उसके मुताबिक ये फैसला बरअक्स है उस तरमीम के। तो बुखारी साहब, अभी इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, देखा जाए तो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट फिर वही फैसला, तो फिर क्या होगा? ये आप बात कर रही हैं। 2 दफा तो फैसला क्या एक आइन की डायरेक्ट प्रोविजन की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर बज़िद रह सकती है कि नहीं? आई थिंक दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये इलेक्शन कमीशन के लेटर का जहां तक ताल्लुक है वो तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपने नोट किया कि जो चीफ जस्टिस साहब ने जो वो कमेटी बनाई है, हाँ जी, वो भी ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद उस पर बहुत रिजर्वेशंस थी। पहले तो मुनीब अख्तर साहब भाग लिए, हाँ जी, उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब भी भाग लिए। आप मीटिंगें छोड़ छोड़ के जाएंगे तो चीफ जस्टिस के पास क्या ऑप्शन है? ही विल थिंक ऑफ द नेक्स्ट मैन। लिहाजा उन्होंने मुनीब अख्तर के जाने के बाद एक और बंदा शामिल कर लिया बीच में, और वो बंदा भी इसलिए शामिल हुआ कि जस्टिस या आफरीदी जो है उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी का कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लिहाजा उससे नेक्स्ट। मुनीब अख्तर साहब भागे हैं, उनको बेंच से इन्होंने खुद निकाला है चीफ जस्टिस। मतलब है वो चूंकि इस कानून के ऊपर बात करने के लिए ही आमादा नहीं थे एंड ही स्टेज दे वॉकआउट, ठीक, तो फिर क्या होगा? ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि मुझे यूं लगता है कि इस मरतबा चीफ जस्टिस साहब ने भी फैसला कर लिया है कि बस में बहुत हो गई, अब ये तमाशे नहीं होंगे। तो उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब जो है वो दे दिया है और साथ वजाहत भी कर दी है कि ये है सूरत हाल, इस तरीके से ये कमेटी बनी थी, इस लॉ के तहत बनी थी, लिहाजा इसके ऊपर एतराज़ करना या इसको ना मानना विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप ये लॉ, ये कानून वापस भेजें पार्लियामेंट को
कि जनाब हमें इसकी समझ नहीं आ रही, या इसमें शफाफियत नहीं है, या इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो रिकन्सिडर करें। आप उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। बुखारी साहब, अब 8 जजेस का एक अलग मौक़िफ़ हमने देखा, 2 जजेस ने फिर इख्तलाफी नोट लिखा, अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ख़त, इससे पहले मंसूर अली शाह साहब का ख़त। तो बुखारी साहब, ये जिस किस्म की डिवीजन नज़र आ रही है जजेस में, किस तरह से मामला आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर इसी तरह से डिवाइड रहेंगे? इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो ये कि क्या इस डिवीज़न के नतीजे में हम आइन की स्पिरिट को वायलेट करने जा रहे हैं, आइन का के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, या आइन को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। एक दूसरा ये कि आपस की ये लड़ाइयाँ जो हैं, ये क्या नेक नामी का बायस हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए? इस तरह का खिलवाड़, इस तरह की अंदरूनी जंग कभी तारीख में नहीं सुनी गई। आप ये तो होता रहा है कि आप चीफ जस्टिस के साथ मिल के उसकी मर्ज़ी के फैसले करें। मैं हवाले देने बैठूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यानी चीफ जस्टिस ने जो चाहा है, फेलो जजेस ने उसको माना है। ये नया क्या इनकलाब आया है कि एक चीफ जस्टिस के खिलाफ सारे जजेस, मेजॉरिटी अक्सरियत जजेस जो हैं उन्होंने लगोटे कस लिए हैं और कहा इसकी कोई बात नहीं माननी है। ये कहाँ लिखा है? बुखारी साहब, ऐसा कभी पहले हुआ है कि 8 जजेस एक फ़ैसला दें, एक दफ़ा फ़ैसला जारी करें, फिर दूसरी दफ़ा फिर फ़ैसला जारी करें, लेकिन उनका फ़ैसला ना माना जाए? ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है पहले? जी बिल्कुल हुआ है। आप मुझे बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि भुट्टो का कत्ल जो है वो बड़ा नाजायज़ था, ये नहीं है? ये तारीख ने साबित नहीं किया है? पनामा कामा में, मतलब मिसालें देने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। असल बात क्या है? असल बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने हर दूसरे फैसले में आइन को चैलेंज करना कहाँ लिखा है? आप आइन की स्पिरिट के बीच फैसले करते जाए, ठक 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 ठक, चाहे वो किसी के हक में हो, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीबडी हु विल लिसन के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आइन की प्रोविजन के मुताबिक किया है, कोई उंगली नहीं उठ सकती, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और यही अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ फिर एक दफ़ा जो है वो इसी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को लेके उन्होंने एक दरखास्त और ठोक दी है। उनके पास मेरे ख्याल से वैसे भी इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को आप फिर उकसा रहे हैं या माइल कर रहे हैं, जितना मर्जी सॉफ्ट या हार्ड लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जी ये आइन ये जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, चुप के सुट दो जी बाहर। आई थिंक दैट्स द बेसिक फाइट, एंड दिस टाइम दिस विल बी सेटल्ड कि कानून साजी करने का यूनिक इख्तियार पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कानून साजी का इख्तियार कल आपने देखा, हमने बात भी की थी, सिद्दीकी साहब काफ़ी देर बोले कल, इरफान सिद्दीकी साहब, वो भी यही कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये कहाँ लिखा है कि 342 लोग एक कानून बनाए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और 17 बंदे कहे जी ऐसे तो नहीं मानते जी, या 17 में से 8 कहें हम तो नहीं मानते जी। ओ भाई, ये आपको इख्तियार किसने दिया ना मानने का? आप ये साबित करें कि ये आइन की फलां शिक के साथ तसादुम में है, और फिर उसको कहेंगे ये वापस ले लें आप, वो तो समझ आती है। लेकिन ये आपने कानून क्यों बनाया जी? तो मुझे बताया फिर और कौन बनाएगा कानून? इनको इजाज़त दे देंगे ये बनाए? इन्होंने देखा नहीं है आपने कानून के साथ क्या क्या किया हुआ है माजी में? तो मतलब कहने का ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मेरे ख्याल से अब हतमी टाइम आ गया है कि इसका फैसला हो जाए कि कानून साजी करना किसका हक है, और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। क्या वो हर कानून को चैलेंज करके उसको रद्दी की टोकरी में फेंक सकती है या नहीं? आई थिंक दैट इज़ द टेस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल, इस चीज़ को वाज़े तौर पे बताना चाहिए कि इस वक्त किसके पास ज़्यादा पावर है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट या फिर इलेक्शन कमीशन। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे माहौल क्या बनता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया है। बुखारी साहब, ये खुशाइंद है अगर देखा जाए तो कि बेल आउट पैकेज जो है IMF ने मंजूर कर लिया है। आप कह रही हैं? बिल्कुल, इसमें तो गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। देखिए जी, वो बकौल शायर के कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कितना लंबा चला ये, क्या क्या सूरत हाल इसमें आई। कभी लगा कि नहीं मंजूर हो रहा, कभी हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने भी कोशिश की कि ना हो, किसी ने ख़त लिखे माजी में, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सारा कुछ हमारे सामने है। 2-3 चीज़ें इससे साबित हो गई हैं। एक तो ये साबित हो गया है कि जो कंडीशनैलिटीज़ थी IMF की, उसमें हमने बेहतर परफॉर्मेंस की है, तो ये बगैर किसी हर्डल के ओके हो गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके बाद
हमारी जो वजारत ख़जाना है या हमारे जो प्लानर्स है या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके लिए अब आगे की प्लानिंग आसान हो गई है। तीसरी बात ये हुई है कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो इनकरेज हुए होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज विद दिस मनी कमिंग इन, तो रेल पेल तो डॉलर्स की होगी ना यहाँ। एक अरब पता नहीं कितने करोड़ तो पहली दफ़ा आएंगे, दूसरी किस्त भी इसी साल आनी है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद आपने देखा क्या हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ, ऐसे ऊपर गई है, रिकॉर्ड टूट गए सारे, तारीख के पहले भी टूटे थे, अब वो 82,000 की हद जो है वो क्रॉस कर गई, आपके सामने फिगर पड़े हुए हैं। जी जी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बिल्कुल होगा, कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। देखिए इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें और भी अहम हैं जी। एक तो ये कि हमें अच्छी तरह से याद है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कहा गया था कि ना चाइना ने मुंह लगाया है, ना सऊदी अरब ने मुंह लगाया है, ना यूएई ने मुंह लगाया है, उन्होंने सब झंडी दिखा दी है, गेट लॉस्ट, जाओ भागो इधर से, एक पैसा नहीं मिलेगा, याद है ना आपको? हाँ जी। अच्छा, एक तो ये कि इन तीनों ममालिक ने हर वो कमिटमेंट पूरी कर दी है जिसकी ख्वाहिश की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इसका इजहार उन्होंने यूनाइटेड नेशन की साइड लाइन्स के ऊपर मीडिया से बातचीत करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कर दिया है, ठीक है जी। और उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं वो मैं ना उनके कोट्स जो है वो सुनाना चाहता हूँ। वो ये फरमाते हैं कि दिस डील हैज़ कम थ्रू थैंक्स टू द ट्रेमेंडस सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना एंड यूएई, दिस नंबर 1 जो मैंने अभी बताया था जी। और दूसरी बात वो कहते हैं कि द अमाउंट कंप्राइज $5 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, $4 बिलियन फ्रॉम चाइना एंड $3 बिलियन फ्रॉम यूएई फॉर ए 3 to 5 years पीरियड, ये भी एक मुआवजे से कम नहीं है। यानी ये मिला के आपको पता है कितनी बन गई है ये आप देखें, 5 और 4 9 और 3 $12 बिलियन की गारंटीज देना, स्टैंड करना किसी दोस्त मुल्क के साथ, ये छोटी बात नहीं है। तो ये दोनों हवाले मैंने इसलिए बराह रास्त सुना दिए हैं अपने नाज़रीन को कि उन्हें ये पता चले कि ये जो दावे किए जा रहे थे वो अपने पाया तकमील को पहुंचे हैं, जिसकी वजह से IMF कोई कीड़े नहीं निकाल सका और उन्होंने ये इसका जारी करना। लेकिन इज दैट इनफ? नो, आई थिंक दैट्स ए स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमारी इकोनॉमी जिसके बारे में हम कह रहे थे कि स्टेबल होना चाहिए, इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अब मेरे ख्याल से जो हमारे प्लानर्स हैं, जो हमारे मनसूबा साज हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अच्छा बुखारी साहब, ये तो अभी आपने IMF के इस कर्ज के असरात बताया कि ये कुछ होगा, महंगाई हमारा बड़ा कंसर्न है, क्या लगता है आपको इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि महंगाई में कमी आ रही है, जो गवर्नमेंट दावे कर रही है वो वाकई सच्चे हैं, महंगाई अब कम होगी? देखिए इसके ना इशारे होते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे आपको ये पता चलता है जी। महंगाई जो है वो 29% से बकौल मरीम नवाज के 9% पर आ गई है। हाँ जी, ठीक है, ये दावा ही नहीं किया गया है। इसी तरह से आपने देखा कि पिछले 2.5 महीने में पेट्रोल की कीमत कोई 75-80 रुपए पर लीटर कम हुई है। ठीक है, जो असल बात आप पूछना चाह रही हैं, गालबन मैं सही समझा हूँ आपकी बात, वो ये है कि ये जो रिलीफ मिल रहा है, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं, इसका ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी को भी फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द बेसिक पॉइंट। यस, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं इसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में। ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी उतना वाजे या उतना भरपूर नहीं है जिसकी तवक्को की जानी चाहिए या जो होना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या हमारी हुकूमत ऐसे इकदाम करने जा रही है जिससे ग्रास रूट लेवल पर लोगों को फील हो कि हमारी ज़िंदगी को थोड़ी सी आसान। अच्छा बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें गवर्नमेंट को क्रेडिट देना हमारा बनता है। जिस तरह से बिजली के बिलों में 2 महीने का कहा था कि रिलीफ दिया जाएगा और रिलीफ मिला, तमाम तर मुखालफतों के बावजूद। हाँ, तमाम तर मुखालिफत के बावजूद रिलीफ दिया गया। तो कहीं ना कहीं महंगाई का ग्राफ भी अगर देखा जाए कुछ साल पहले, तो मेरा ख्याल है कि नीचे आया है। देखिए ये तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने हमारे बता दिया कि महंगाई में कमी और शरह सूद भी नीचे आ रही है। ये कंसिस्टेंट एक, इसका मतलब है कि मज़ीद बड़े सरप्राइजेस आवाम को मिल सकते हैं, हो रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बढ़ रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि ये वो इंडिकेटर्स होते हैं, बिल्कुल, फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है कि क्या आपकी इकॉनमी बेहतर तौर पर चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरी बात ये कि IMF से मुआहदे के असरात PSX में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स नई तारीखी सतह जो है उसको भी क्रॉस कर गया है। ठीक हो गया जी। कारोबार के दौरान एक मौका पर 100 इंडेक्स
58 पॉइंट्स इजाफे से 82,905 पॉइंट पर हो गया। ये भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सारा कुछ मान लेते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच और सॉलिड सच है, बट हम मानेंगे तब जब हम एक आम आदमी जो है, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई हमारे यहाँ, जो मिडिल क्लास है, जो अब लोअर मिडिल क्लास बन गई है, क्या उसको कोई तकवीयत पहुंची है? क्या उसको कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला है? उससे पता चलेगा। अच्छा बुखारी साहब, IMF ने पाकिस्तान का 11% शरह सूद पर कर्ज वसूली का पोल भी खोल दिया। देखिए वो पोल कुछ नहीं है, एक कर्जा हमें चाहिए था जिसके नीचे तफसील है। $600 मिलियन का कर्जा लिया था हमने, हाँ जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, लंदन से जी। उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाया कि जनाब आपको किसने कहा था इतना महंगा कर्जा लें, जब हम आपको 5% पे दे रहे हैं तो आपने 11% पे क्यों लिया? अच्छा देखिए, जो अदारा मेरी तरफ देखें, जो अदारा आपको इतने पैसे दे रहा है उसको सवाल उठाने का तो हक है ना। तो ये तो सवाल उन्होंने बिल्कुल सही उठाया है। वाकईतन आम हालात में इतनी फीसद सूद के साथ कर्जा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। आपको याद है हमारे सर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी डिफ़ॉल्ट की, उससे किसी न किसी तरीके से तो हम निकले हैं ना। इतना महंगा लोन लिया क्यों है? और फिर उन्होंने ये कह के लोन लिए इंटरनेशनल बैंक से कि हमें IMF ने कहा है, क्या ज़रूरत थी फिर? देखिए गुजारिश ये है, आप बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमारी इकॉनमी तो स्टेबल थी, हमने हमें पंगे ले लिए हैं। ये पंगे नहीं है, वी वर इन ए बैड शेप। हमारी इकॉनमी वॉज इन ए रियल बैड शेप। अगर आपको याद हो, जब ये हुकूमत आई है उससे पहले ये था, जो PDM की हुकूमत थी उससे पहले ये था कि ये तो डिफ़ॉल्ट हुआ तो हुआ। कुछ जो लोग, नाम नहीं लूँगा, आप खुद ही समझ जाइएगा, जिन्होंने कहा था तो श्रीलंका बन गया है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि डिफ़ॉल्ट हो गया है पाकिस्तान। तो वो उनको बहुत मायूसी हुई होगी, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं होगी ये सब कुछ सुन के जो कुछ हुआ है। तो होपफुली हम ये नहीं कह रहे कि ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, लेकिन अगर बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है तो शायद ये सफ़र जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बिल्कुल। लबनान और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लबनान की जानिब से बुखारी साहब आज दर्जनों मिसाइल फायर किए गए हैं, 45 मिसाइल फायर किए गए हैं, इसकी इजरायली मीडिया ने तस्दीक भी कर दी है। तो कहाँ बनते हालात, क्या मंजरनामा बनते देख रहे हैं आप? देखिए जो तफसील हमारे सामने है इस वक्त, बहुत सारे इलाकों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पर ये मिसाइल गिरे हैं। इसका मतलब ये है कि वो हम बार बार बात करते हैं कि वो जो आयरन डोम की बात करते थे कि इसराइल जो है वो बहुत सेफ है, महफूज है, कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो मिथ तो गई है टूट। हाँ जी। और वो मिथ भी सबसे पहले आपको याद होगा ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन्स गए थे उन्होंने तोड़ी थी वो। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब मुझे यूँ लगता है कि कैसा दौर आ गया है जिसमें इसराइलियों को भी पता चलेगा कि जंग कहते किसको है। अभी तक तो सिर्फ गज़ा में तबाही मचाई थी ना एरियल बॉम्बिंग से। अब आपकी ख्वाहिश ये है कि हम लबनान को भी गज़ा बना देंगे ना। हमास अपनी फ़ाइनल शिकस्त मानने के लिए तैयार है, और हिजबुल्लाह का तजर्बा तो पहले भी इसराइल कई दफ़ा कर चुका है, हमने इसका जिक्र भी किया था। तो उनके मिसाइलों का इस रफ्तार से इतनी तादाद में इसराइल के इलाके में पेनिट्रेट करना इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द इसराइलीज़। एक बात, अभी तो ईरान नहीं आया है, अभी तो टर्की ने कोई एक्ट नहीं किया है, अभी तो जिनको वो कहते हैं ना ये ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, अभी तो आपका नाटका उन्होंने बंद किया हुआ है। हौज़िज़ इतना सा मुल्क है, उन्होंने पूरा वो कॉरिडोर जो है जहाँ से बहरी जहाज़ों के ज़रिए मदद आती थी, नाकों चने चबवा दिए उनको जी। अब इराकी जो हैं ग्रुप्स वो भी बीच में आ गए हैं। तो जंग तो अब शुरू होगी। ये तो अटैक था अनआर्म्ड लोगों पर, गजा में तो अनआर्म्ड लोग मारे गए ना, उनके पास तो फायर करने के लिए बंदूक भी नहीं थी, आपने देखा ना। लिबनान इज़ नॉट दैट सॉफ्ट खीर जिसको वो हजम कर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल वर्ल्ड अब रियलाइज़ कर रही है कि ये एस्केलेट हो रहा है और इसकी एस्केलेशन किसी को भी नहीं सूट करती। कल हमने कहा था कि जनाब ये लिबनान को ही चाहिए कि किसी को बाहर ना निकलने दे। हाँ। आज इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कितना शोरो गौगा और कितना रिस्पांस आया है जी। मैं अपने मुंह से बयान करूंगा तो खुद तारीफी सी लगेगी, लेकिन पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस मुतालबे से कि यस, व्हाई शुड दे बी अलाउड टू गो आउट। और ऐसे मुल्कों के शहरी जिनका असला, जिनके जहाज, जिनकी तोपें इस्तेमाल हो रही हैं इंसानी खून करने के लिए, उनके लोगों को क्यों जाने दिया जाए? व्हाई शुड दे स्टे एंड सफर विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड पीपल ऑफ लेबनान? इट्स वेरी इनसेन।
आम हालात में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेहिसी की भी कोई हद होती है। आपने एक दिन अटैक किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, चलिए आप बैक ट्रैक कर लेते हैं तो सूरत हाल बदल जाती है। आप 1 साल से इंसानी खून से होली खेल रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो फिर आपके बारे में भी आंसू किसी के नहीं निकलने चाहिए। जो ये ख़तरा है इसको महसूस किया है एक तो बाइडन साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जी मशरिक़ वस्ता की जंग के वसी होने के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं और इसको जितनी भी जल्दी हो इसको रोकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2 रियासती हल के हवाले से नेतन्याहू साहब जो बकवास कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, ये भी पहली दफ़ा है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट सेइंग दैट नेतन्याहू इज टॉकिंग नॉनसेंस। 2 रियासती हल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक वो ये कहते हैं कि 2 रियासती हल की ज़रूरत है और इसे करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, हिजबुल्लाह और गज़ा में जंगबंदी हो जाए तो फिर मगरबी किनारे की तरफ भी हो सकती है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर इन 2 जगह पे हम सीज़ फायर अचीव कर लेते हैं तो फिर बाकी के इलाकों को भी देखा जा सकता है। बट वो कहते हैं ना कि दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं है। वो एक और पागल है जिसका नाम है ट्रंप जी। वो ट्रंप साहब ने जो दरफुतरियाँ छोड़ी हैं उसका जिक्र ज़रूर हम कर देते हैं ताकि लोगों को सूरत हाल जो है वो समझ आई। ईरान ने अमेरिकी इंतखाबात के उम्मीदवार को नुकसान पहुँचाया तो उसे तबाह कर देना चाहिए। उनको डर ये है, यानी ये हाल है अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट और मौजूदा प्रेसिडेंशियल रेस के यानी कैंडिडेट का, कि उनका ख्याल ये है कि ईरान जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अमेरिकी सदर का जो यानी इंतखाब है उसमें तबाही फेर देगा ट्रंप साहब की। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं सदर होता तो ख़तरा बनने वाले मुल्क को जो इस वक्त ईरान है आगाह कर देता कि अगर इसने इस शख्स को यानी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो हम तुम्हारे बड़े शहर और मुल्क तबाह कर देंगे। ओ भाई ट्रंप मियाँ, अगर आप इस पोजीशन में कभी भी होते या आप कर सकते होते तो ईरान तो अब तक सफ़े हस्ती से मिट गया होता। बिल्कुल। आपने एक लंबी 40, 48, 50 साल की सैंक्शन रजीम लगाई हुई है उनके खिलाफ, एक पत्ता ना बाहर जा सकता है ना आ सकता है। सर्वाइव किया ईरान के नेशन ने कि नहीं? आपने कौन सी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? आपको याद है यूएस एम्बेसी वाला जो यरगमाली बने थे, जब लोग आए थे ना 14 हेलीकॉप्टर के ऊपर, लोग एक बंदा अपनी माँ के पास वापस नहीं गया, ना कोई हेलीकॉप्टर। तो वो चेक कर चुके हैं ईरान को। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे बन पड़ता आप तो तबाह कर चुके होते। अच्छा साहब, इजराइल और लबनान के दरमियान मामला तब मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले फिर एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद कोई जंगबंदी हो जाए इजराइल और लबनान के दरमियान, लेकिन वो भी इजरायली ऑफिस से जवाब आ गया है कि तरदीद कर दी है उन्होंने इस चीज़ की कि कोई हम जंगबंदी नहीं करेंगे बल्कि हम अटैक करेंगे लबनान को। देखिए ये इस तरह की रेटरिक जो है ना वो तो हमने नेतन्याहू से बहुत सुनी है। इस वक्त क्या हो रहा है जरा उसको थोड़ा सा हम सम अप कर लेते हैं। लेबनान इजराइल जंग रोकने के लिए आलमी कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं और 21 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी है कि 21 दिन के लिए जंग बंद करें ताकि कुछ सॉर्ट आउट किया जा सके। अमेरिका और फ्रांस की जानिब से लेबनान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग को रोकने के लिए ये तजवीज़ दी गई है। और इसको सपोर्ट किस किस ने किया? यूरोपीय यूनियन सपोर्ट किया इसको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, फ्रांस और अमेरिका ने भी इसको सपोर्ट किया है कि अच्छा बुखारी साहब, इसी के जवाब में नेतन्याहू ने अभी ताज़ा तरीन ट्वीट की है जिसमें उसने बताया कि हम कोई जंगबंदी नहीं करेंगे, हम तो हमले करेंगे। और अभी बेरूत पर हमला भी किया इजराइल ने। अभी ताज़ा तरीन अपडेट। गुजारिश ये है, ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके बिहाफ पे कर रहा है? इसलिए कि उसको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है। हाँ जी। उसको असला मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको गोला बारूद मिल रहा है। जब ये मुल्क जिनके मैंने नाम लिए हैं यही वो लोग हैं ना जो सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं इसराइल के, जब ये हाथ उठा लेंगे तो फिर उसके लिए 4 दिन भी जंग जारी रखना मुमकिन नहीं है। देखिए ना, अभी तो किसकी शय पर है? अमेरिकन ट्रुप्स 40,000 तो मौजूद हैं, मजीद भेज रहा है अमेरिका। 2 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ मौजूद हैं और कई बहरी जहाज़ मौजूद हैं। तो शय है ना ये कि हम हाँ मेरे पर बुरा वक्त भी आया तो ये मुझे बचाएंगे। और अगर उन्होंने स्टेप बैक किया फिर, और अगर कुछ सिनेरियो ऐसा बना कि चीन और रूस जो है वो भी इसका हिस्सा बने, फिर तो वर्स्ट सिनेरियो की तरफ मेरे ख्याल से जाने से पहले इस सूरत हाल को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो नुकसान सिर्फ लेबनान का या गज़ा के शहरियों का नहीं होगा,
नुकसान इसराइल का भी होगा और खित्ते के दूसरे ममालिक का भी अच्छा होगा। बुखारी साहब, हिजबुल्लाह और ईरान में भी थोड़ा सा इख्तलाफ सामने आ रहा है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि ईरान ने हमारा साथ नहीं दिया जंग। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ, आपस में कोई इस किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंट हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हु इज़ द वाली वारस एंड स्पॉन्सर ऑफ हिजबुल्लाह? किसके बलबूते पे चल रही है हिजबुल्लाह? ईरान। करेक्ट। हमास किसके बलबूते पे चल रही थी? ईरान। इराकी जो लोग आए हैं किसके बलबूते पे चल रहे हैं? ईरान। हौजी किसके बलबूते पे चल रहे हैं? कहाँ से मिसाइल मिल रहे हैं? ईरान। इज दैट राइट? तो ये कहना है कि ईरान किसी तरह से कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन सवालिया निशान तो हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर ईरान ने कहा था हम सबक सिखाएंगे इनको इस्माइल हानिया का, नहीं सिखाया ना अभी तक। लाल झंडा भी लहरा दिया, 2 दफ़ा लहरा दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मगर ये इसीलिए तो एक्सपेक्ट कर रहा था ईरान से कि ईरान उनके साथ खड़ा होगा। जिस तरह से हमने ईरानी सदर के पिछले दिनों हमने उनकी गुफ्तगू पढ़ी, उसमें भी वो यही चीज़ें कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आज नहीं चाह रहा था कि ईरान की लीडरशिप के क्या बयान हैं उनके ऊपर रोशनी डाली जाए जी। अभी कल ही ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये स्टेटमेंट है कि इसराइल हैज़ क्रॉस्ड ऑल रेड लाइन्स। बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस मैसेज है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इन द फ्लर ऑफ ए मोमेंट ईरान कैन एक्ट एनी टाइम। और अगर इस लेबनान की आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी को सीरियस चैलेंज जिस दिन लाहक हुआ, ये मुमकिन नहीं है ईरान के लिए कि उससे लाताल्लुक़ रहे। ये मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ। बुखारी साहब, हमने पूरा 1 साल गज़ा के साथ जंग देखी इसराइल की, अब लबनान को जिस तरह से लपेट में ले लिया है, और इसराइल के पीछे बैक आपको पता है अमेरिका की है जो कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी है। तो बुखारी साहब, अब आगे मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, लगता नहीं है कि कहीं जंग बंदी हो सकेगी। जिस तरह से कितना अरसा हो गया है हम सुनते रहे कि गज़ा और इसराइल जंग बंदी हो रही है, नहीं हो पाई, कितना नुकसान हुआ आपने हमने सब ने देखा। तो अभी लबनान के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है? इसी तरह से जंग रहेगी, कोई साथ नहीं देगा? और देखिए, अगर तो इसमें आपका सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह सरेंडर कर देगी इस प्रेशर के आगे, तो जवाब है नहीं। इसलिए कि मैंने आपको मुतअद्दिद हवाले दिए माजी के कि इससे ज़्यादा प्रेशर हुए, इससे ज़्यादा खौफनाक बमबारी हुई। पूरा बैरूत जो है ऑलमोस्ट गज़ा का नक्शा बना दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह जो है वो अपने कदमों पर खड़ी रही। हिजबुल्लाह को लबनान से निकालना आसान नहीं है। देखना अब ये है कि ये जो इंटरनेशनल पावर ब्रोकर्स हैं उनके ये जो लेटेस्ट एफर्ट्स हैं फॉर सीज़ फायर, वो कामयाब होती हैं कि नहीं होती हैं। वो जंग अगर होगी तो वो कहते हैं ना कि वो हवा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नुकसान सिर्फ लेबनान का या ईरान का नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान लपेट में बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी बहुत से लोग आएंगे। अभी देखना ये है कि इजराइल और लबनान के दरमियान मामला तय पाते हैं या इसी तरह से जो जंग चल रही है वही चलती रहेगी। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।